हैं, ये सामने आए हैं, मगर ये डिफरेंट ग्रुप है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग पार्शियल इक्लिप्स फॉर्म या इक्लिप्स भी सिर्फ बोल सकते हैं, और जब फुल इक्लिप्स है तो फिर फुल इक्लिप्स बोलते हैं। और थर्ड आता है स्टैगर्ड। बताया था कि जब क्या हो जाता है कि जो सिमिलर ग्रुप्स जो होते हैं वो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं, 180 डिग्री की डायरेक्शन में आ जाते हैं, विच इज मोस्ट स्टेबल स्टेट। सारे में सबसे स्टेबल स्टेट यही होती है, जिसको बोलते हैं कि हम लोग एंटीफॉर्म या स्टैगर्ड फॉर्म का नाम देते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, इसका ग्राफ भी देख लिया था। किसी को कोई डाउट तो नहीं है तो हम लोग आगे बढ़े। फिर किसी को डाउट है क्या इससे रिलेटेड? नहीं है तो ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं आरएस नॉमेनक्लेचर की तरफ बच्चे, है ना। आरएस नॉमेनक्लेचर आप लोगों को मैंने उस दिन बोला था कि हम लोग बाद में करेंगे, है ना। आरएस नॉमेनक्लेचर, ये जैसे आपने इजेड नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, वैसे आरएस नॉमेनक्लेचर जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स में आता है। आरएस नॉमेनक्लेचर तो उसमें आपको क्या करते हैं कि कंपाउंड दे दिए जाते हैं, पूछते हैं कि व्हाट इज, इसमें ये आर है किस एस है ना। उससे पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ता है फिशर प्रोजेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला? इसमें क्या होता है बच्चों, अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करती हूँ। अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस मैम। है ना। देखिए फिशर प्रोजेक्शन, ये जो साइंटिस्ट थे इमल फिशर थे, इन्होंने बताया था कि किस तरीके से हम लोग स्पेशियल अरेंजमेंट कार्बन कंपाउंड्स में डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये जो है आपका एक कार्बन कंपाउंड है, कार्बन है, इसमें सारे ग्रुप्स डिफरेंट है, ये कार्बन है, और इट इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कि ये लाइट को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है ना। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो अभी क्या है, जैसे ये यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ये यहाँ पर शो हुआ है, मगर जब आप लोग आगे पढ़ोगे इसका कि आरएस नॉमेनक्लेचर, तो आरएस नॉमेनक्लेचर पढ़ने के लिए अभी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से आपको आर और एस डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए यहाँ पर ये जो आपका कंपाउंड है, इसको हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, बात ध्यान देखिए। जैसे ये आइज यहाँ पे दिखा रहे कि आइज है, ये यहाँ से देख रहे हैं, या आप ऐसे समझिए कि ये जो इन्होंने सॉलिड लाइन, ऐसे मोटी मोटी सॉलिड लाइन बनाई हुई है, ये सॉलिड और मोटी लाइन ये डिपेक्ट करता है कि ये ग्रुप आपकी तरफ है, आप देख रहे हो, आप व्यूअर हो, है ना, आप व्यूअर हो, यहाँ पर आप देख रहे हो, व्यू कर रहे हो। कि ये जहाँ पर ये मोटी मोटी जो लाइंस बनी है इस तरीके से थिक लाइंस, ये आपकी तरफ है, मतलब CH3 और H आपकी तरफ है, और ये जो COH और OH है ये पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिपिक्ट करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने बोला कि ये CH3 और H आपकी तरफ है, तो CH3 और H आपकी तरफ है। ठीक है, ये COH और H आप दूसरी तरफ है। अब इसमें देखो, इसमें यहाँ पे बताते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में जो आप लिखते हो उसको तो कैसे लिखते हो, जो ये थिक लाइन है, यहाँ पर देखो ये थिक लाइन क्या है, आपकी तरफ है, एक डॉटेड लाइन पीछे की तरफ है। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझो कि अगर आप पूरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, तो क्या होगा, ये OH और H आपकी तरफ कुशाग्र अवस्थी आपकी क्लास का बच्चा है क्या? नो मैम। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए फिर मैं बता रही हूँ कि ये जो OH और H जो थिक मोटी लाइन से है, ये क्या बता रहा है कि जो भी आप लैपटॉप या जिससे भी आप मोबाइल से देख रहे हो, ये मतलब कि आपकी तरफ है, OH और H जो है आपकी तरफ है। ये डॉटेड लाइन से है, ये मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन के पीछे की तरफ है, डॉटेड लाइन वाले COH और CH3। बात समझ में आ रही? तो जो डॉटेड लाइन वाले होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, जो थिक लाइन वाले होते हैं वो आपकी तरफ होते हैं। ठीक, और इसको हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के थ्रू लिखना चाहे तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो भी ग्रुप
हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखे हुए हैं, तो हॉरिजॉन्टल वालों को आप ऐसे समझो ये थिक लाइन वाले हैं, ठीक है। थिक लाइन वाले या हॉरिजॉन्टल मतलब ये होगा ये आपकी तरफ है, ये जो वर्टिकल लाइन वाले हैं ये पीछे की तरफ है, बैकवर्ड है, ठीक है। तो अब अगर आपको मैंने आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया, मैंने कहा बताओ इसमें से आपकी तरफ कौन है पीछे की तरफ कौन है, तो क्या बोलोगे कि मैम जो हॉरिजॉन्टल वाले ग्रुप्स होंगे, हॉरिजॉन्टल कौन है, एच और ओ एच, ये हमारी तरफ है, और COH और CH3 जो वर्टिकल है ये पीछे की तरफ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिपिक्ट किया यहाँ पर देखो, ना तो ये थिक लाइन से डिनोट कर रहे हैं ना ही डॉटेड लाइन से डिनोट कर रहे हैं, इस तरीके से डिपिक्ट करने को बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मैं थिक एंड डॉटेड लाइन से बताया है, अब यहाँ तो ना मैं थिक पता है ना डॉटेड लाइन से बताया, तो आप कैसे समझोगे कि कौन सा ग्रुप आपकी तरफ है कौन सा पीछे की तरफ है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, जो भी आपके ग्रुप हॉरिजॉन्टल है वो आपकी तरफ है, जो भी ग्रुप वर्टिकल है वो पीछे की तरफ है। So in Fisher projections, the vertical carbons are always viewed as being positioned behind the plane of the paper या away from the paper, while the horizontal carbons are imagined as coming out of the plane towards the plane। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो ये ऐसे लिखा था, इसको हमने ऐसे करके लिख दिया। तो यहाँ पर ना थिक लाइन बता रहे हैं ना डॉटेड लाइन बता रहे हैं, यहाँ पर आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से ही समझोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिशर प्रोजेक्शन को कैसे लिखते हैं हम लोग? स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग? बात समझ में आ रहा है? यस मैम। दूसरा एग्जांपल देखो, ये जैसे ये यहाँ पर है, यहाँ पर तो देखो थिक एंड डॉटेड लाइन से लिखा है, इसको फिशर प्रोजेक्शन में लिखना है। तो जो भी ये हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स हैं ये क्या है आपकी तरफ है, ये आपने ऐसे करके सॉलिड लाइन से लिख दिए, और जो डॉटेड लाइन से हैं उनको आपने वर्टिकली ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। ये ऐसे आपका हो गया, इसको बोलेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और इसी की मिरर इमेज ये बन गई है, इसकी मिरर इमेज बन गई है, ठीक है। ये यहाँ पर गेसोडेल्जी हाइट का स्ट्रक्चर है। अगर एग्जाम में आ जाए तो गेसोडेल्जी हाइट को अकॉर्डिंग टू द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आप लिखते, तो आप ऐसे करके बताओगे कि भाई ये ऐसे पहले बता दो, फिर बता दो फिशर प्रोजेक्शन ये है, इसको बोलते फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। अब जैसे ये आप समझो, ये वाला जो कंपाउंड है इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये है ना, तो C2H5 और CH डबल बॉन्ड CH2 ये आपकी तरफ है, तो ये वर्टिकल है, Cl और H ये पीछे की तरफ है, ठीक है। तभी तो आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। ये होगा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें लास्ट बात है RS नॉमेनक्लेचर। RS नॉमेनक्लेचर में क्या करना पड़ता है, ये जैसे इजेड नॉमेनक्लेचर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आता है ना, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है या फिर साइक्लिक कंपाउंड है, मगर RS नॉमेनक्लेचर की हम लोग हेल्प लेते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए RS नॉमेनक्लेचर की हेल्प लेते हैं, है ना। इसको सिप रूल भी वही कहते हैं। सिप आपको पहले ही बता दें, इजेड नॉमेनक्लेचर में उन्होंने सिप पढ़ा था ना, कैन, इंगोल्ड एंड फ्रीलॉक। कैन, इंगोल्ड एंड फ्रीलॉक, तीन साइंटिस्ट ने एक साथ काम किया था, कैन, इंगोल्ड एंड फ्रीलॉक। इसमें इसका कैन का C ले लेते हैं, इंगोल्ड का I ले लेते हैं, फ्रीलॉक का P ले लेते हैं, इसको बोलते हैं सिप रूल, है ना, सिप रूल। अकॉर्डिंग टू सिप रूल यू कैन नेम योर ऑप्टिकल आइसोमर्स एज R और X। लाइक जैसे कि आप ये समझिए कि आपको कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, इसको आपको बताना है कि R है कि S है। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, सब बहुत ध्यान से सुनो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट रूल ये कहता है कि सबसे पहले ये जो चारों ग्रुप्स लगे हैं, चारों कार्बन ग्रुप्स लगे हुए हैं, इनको प्रायोरिटी रूल के अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 आप नंबरिंग कर दीजिए। 1 2 3 4 नंबरिंग वैसे करेंगे कि इनमें से जिस भी एटम का एटॉमिक वेट ज्यादा होगा उसको नंबर 1 दे देंगे। मैंने क्या बोला, जिस भी एटम का मॉलिक्यूल, मैं ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एटम की बात कर रही हूँ। इस कार्बन एटम से जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स हैं उनका हम लोग वेट देखते हैं। तो इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कौन कौन है, Cl है, इधर कार्बन है, इधर हाइड्रोजन, इधर फिर कार्बन है। तो किसका वेट सबसे ज्यादा है, कार्बन का ज्यादा है, हाइड्रोजन का ज्यादा है कि Cl का ज्यादा है, किसका वेट सबसे ज्यादा है? Cl।
सीएल का है। Cl का सबसे Cl का ज्यादा है, तो यहाँ पर आप नंबर 1 दे दीजिए, या उसमें कॉपी पेन लेके बैठी एग्जाम्पल लिखिए यहाँ पर कॉपी में, और Cl के ऊपर नंबर 1 डाल दीजिए, ये नंबर 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो इन दोनों कार्बन में दोनों ही कार्बन है, तो फिर हम क्या देखेंगे, फिर इसका नेक्स्ट वाला आटम देखेंगे। अब इसके नेक्स्ट में आटम में क्या जुड़ा हुआ है, फिर से कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके बाद भी कार्बन जुड़ा हुआ, मगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो डबल बॉन्ड को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है, डबल बॉन्ड से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है। तो अब इधर हम जो प्रायोरिटी हम इजेड नॉमेनक्लेचर में देते थे वही इसमें भी है। वही वैसे ही बेटा, सेम ऐसे यहाँ पर भी है। ठीक है, तभी तो मैंने बोला सिप रूल तो वहां पर भी हो रहा था, यहाँ पर भी है, मगर वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए इरेड नॉमेनक्लेचर किया था, यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए बारह नॉमेनक्लेचर किया गया था। ठीक है, यहाँ पर अब आपने देखा कि ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, मगर इसके बगल में एक और कार्बन है, इसके बगल में भी एक और कार्बन है, मगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसलिए आपने सेकेंड इसको दे दिया, नंबर दे दिया, 1 इसको दिया, 2 इसको दिया, 1 2, और फिर 3 ये आ गया, और हाइड्रोजन का जो वेट सबसे कम होता है 4 ये हो गया, तो नंबरिंग ऐसे हो जाएगी 1 2 3 4 कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहला रूल तो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू सिप रूल यू हैव टू गिव द priority or you give the numbers to all attached groups, जितने भी attached groups आप उसको नंबरिंग करते हैं। सेकेंड रूल क्या ये कहता है कि जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला जो भी आपका ग्रुप है, लीस्ट प्रायोरिटी वाला यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, लीस्ट प्रायोरिटी मतलब कि जो सबसे आपका हल्का है ना, लीस्ट प्रायोरिटी आप उसी को दोगे ना, 4 नंबर आपने इसको दिया, तो जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको सबसे आप नीचे रखोगे, ये बात ध्यान रखो, सिर्फ मैं बोल रही हूँ, तो लीस्ट प्रायोरिटी वाला सबसे नीचे करना है। इस एग्जाम्पल में तो लीस्ट प्रायोरिटी वाला सबसे नीचे है, ठीक है, अगर नहीं होता तो हमें करना पड़ता मतलब सपोज करो अगर हाइड्रोजन यहाँ होता, C2H5 यहाँ होता, तो हम क्या करते, इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज करते। ठीक है, तो लीस्ट प्रायोरिटी वाला या तो सबसे नीचे हो या फिर सबसे ऊपर हो, या फिर सबसे नीचे सबसे ऊपर का मतलब समझे, ये जो आपकी लाइन है वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन क्या डिपिक्ट करती है अकॉर्डिंग टू फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये पीछे की तरफ है ना, ये डिपिक्ट कर रहा है, ये पीछे की तरफ है, तो आपको जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला उसको पीछे की तरफ ले लेना, आप ऐसे समझिए, तो पीछे की तरफ लेने का मतलब है कि वर्टिकल लाइन में या तो ये नीचे हो या फिर ऊपर। ठीक है, तो आपने ये कर देना है, अगर यहाँ होता हाइड्रोजन तो अब यहाँ से इंटरचेंज कर देते हैं, तभी फिलहाल तो ये यहाँ पर है, तो आपने यहाँ पर रखा, तो लीस्ट प्रायोरिटी वाले को आपको वर्टिकल लाइन में या पीछे की तरफ आपको रखना है। ठीक है, ज्यादातर हम कोशिश करते हैं नीचे की तरफ ही रहे। फिर उसके बाद आपने ऐसा कर दिया, फिर आप देखिए 1 के बाद 2 कहाँ पर आ रहा है, 1 के बाद 2 मतलब अब राइट हैंड साइड की तरफ आपकी आईज घूमती है कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ घूमती है, या आपने इसको 1 नंबरिंग दी थी, इसको 2 नंबरिंग दी थी, तो 1 के बाद सिर्फ 2 देखना है, बाकी नहीं देखने। 1 के बाद 2 किधर की तरफ आ रहा है बताओ, राइट हैंड साइड पर है कि लेफ्ट हैंड साइड पर है? राइट हैंड साइड पे मैम। राइट हैंड साइड पर है, तो इसने आर नाम दे दिया, आर का मतलब होता है रेक्टस यहाँ पर, और लैटिन जो आपका लैटिन वर्ड है रेक्टस, रेक्टस का मतलब होता है राइट हैंड साइड, है ना, और एस का मतलब होता है सिंस्टर, लैटिन में एस सिंस्टर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका क्लॉकवाइज अगर है राइट हैंड साइड है तो आर बोलोगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड पर आपका 1 से 2 जाता है तो आप एस नाम दोगे। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, इस एग्जाम्पल में आपकी वही है, 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, और आपका लीस्ट प्रायोरिटी वाला नीचे है, 1 से 2 जाने का आपको लेफ्ट हैंड साइड से जाना पड़ेगा, तो आप एस बोल दोगे। ठीक है, तो ये आर हो जाए, एस हो गया, देखो प्रायोरिटी यहाँ पर लिखी भी हुई है, आपको भी यहाँ पर या तो 1 2 3 नंबरिंग करोगे या फिर ऐसे करके प्रायोरिटी लिखोगे। तो Cl सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, फिर हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल समझ में आया ये? यस मैम। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 3 क्लोरो 1 पेंटीन, अब इसको स्ट्रक्चर आपको बनाना है ना चाहिए, 3 क्लोरो 1 पेंटीन,
है ना, 3 क्लोरो 1 पेंटीन। तो ये आप खुद बनाओगे तो क्या होगा, आप 5 केसी तो करनी आती है ना, तो आपको करना पड़ेगा 1 2 3 1 2 3, वो थर्ड पोजीशन पर क्लोरीन लगा हुआ है। एंड 1 पेंटीन मतलब कि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 3 मतलब कि पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आईपीएसी के अकॉर्डिंगली आपको बनाना आना चाहिए, और फिर आप इसका आर या एस आप इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, ये नहीं करोगे। नाउ कम्स टू द सेकंड। मैम इजेड में हम हमेशा डबल बॉन्ड के क्रॉस देखते हैं रोटेशन, तो इसमें कहाँ देखेंगे? क्या बेटा क्या बोल रहे हैं? जैसे इजेड नॉमेनक्लेचर में हम हमेशा डबल बॉन्ड के क्रॉस देखते हैं ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ही होता है। ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर है। ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब क्या हो गया, ऐसा कार्बन जिसमें कि चारों ग्रुप डिफरेंट हो, वो कार्बन कार्बन कहलाता है, और वो ऑप्टिकली एक्टिव हो। अब यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन कौन है, ये होगा, कौन होगा, यही वाला तो होगा, यही होगा मैम, यस है ना। मैम, यस मैम। ठीक है, तो चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो आप ऐसे तो दिखाओगे। ठीक ओके है, मैम। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से मतलब नहीं है, यहाँ तो मतलब है कार्बन कार्बन से मतलब है, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स में आर एस नोमेनक्लेचर। ठीक, अब सेकंड पे आ जाओ, ये वाला कंपाउंड दे रखा है जैसे। ठीक है, अब इस कंपाउंड में आपको देखना है, फिर वही बात है, यहाँ पर आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। ये CH3 डबल CH3 होल ट्वाइस है, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पर Cl है, H है। तो यहाँ सब इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ Cl है। तो बट अब तुम Cl को प्रायोरिटी देंगे, हमने वन इसको नंबरिंग इसको कर दी। अब इन दोनों की कंपैरिजन की बात आई तो फिर वही बात है कि यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन है इसमें सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो हम प्रायोरिटी फिर इसको देंगे, 1 के बाद 2 इसको देंगे, 1 2 तो 3 है 4। अब 4, अब हाइड्रोजन को लीस्ट प्रायोरिटी मिली हुई है, 4 नंबर मिला हुआ है, तो ये सबसे नीचे मैंने कहा था, सबसे नीचे रखते हैं या सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे नीचे है, कुछ चेंजेस करने नहीं हमको। तो 1 के बाद 2 देखिए कैसे जा रहा है, आर होगा कि एस होगा? 1 के बाद 2 कहाँ जा रहा है, देखो ये 1 है 2 है, आर है कि एस है? आर होगा, आर है मैम, आर। ये आर होगा। ठीक है, इसमें देख लो 1 के बाद 2 यहाँ पर आएगा, तो ये एस हो गया, सिंस्टर हो गया, रेक्टस सिंस्टर। रेक्टस का मतलब राइट हैंड साइड, और सिंस्टर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड या एंटी क्लॉकवाइज। अब ये वाले कंपाउंड पे आ जाओ, इसको बताओ कैसे करोगे, इसमें आंसर मत देखो, अपने आप से जरा करके बताओ, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? आ रहे कैसे, ये सी वाला कुछ करके दिखाओ मुझे बिना आंसर देखे। किसको प्रायोरिटी देंगे हम लोग, प्रायोरिटी किसको देंगे? सी डबल ओ एच को पहला और ओ एच को सेकंड रख। ओ एच पहला, उसके बाद COOH को। तो हम लोग और ऑक्सीजन है ना, कार्बन से अटैच से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वेट ज्यादा होता है, तो मैं बार बार बात बोलती हूँ कि पूरा ग्रुप एक साथ में देखा करो, एक एक एटम करके ही देखा करो। इस कार्बन से अटैच ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो हम ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देंगे, तो 1 नंबरिंग क्या किसको लेंगे, ओ को लेंगे, फिर 2 किसको लेंगे? मैम COOH। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, है ना, और यहाँ पर क्या है, कार्बन के बगल में फिर कार्बन ही है, तो इसलिए हम इसको प्रायोरिटी देंगे CH को। ठीक है, तो पहले O को प्रायोरिटी दी, फिर इसको प्रायोरिटी दी, CO को दिया, फिर इसको दिया, CC को दिया, फिर 4 नंबर इसको दे दिया। ठीक है, तो 1 नंबर ये है और 2 नंबर ये है, तो बताओ 1 के बाद 2 कैसा जा रहा है ये? आर क्लॉकवाइज। हाँ मैम क्लॉकवाइज आर। हाँ, आर है,
मैंने क्या बोला था कि लीस्ट प्रायोरिटी वाले को या तो सबसे नीचे कर लो या सबसे ऊपर कर लो। अगर ये सबसे ऊपर है तो ठीक है, और अगर तुम नीचे करना चाहते हो उसको कि हम नीचे ही करेंगे तो पूरे कंपाउंड को घुमा दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इसको ऊपर नीचे सबको आपस में चेंज कर दो, वो भी वही आएगा, वो भी वही आएगा, है ना। तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये आप ऐसे याद रखो कि लीस्ट प्रायोरिटी वाले को हमको वर्टिकल लाइन में लेना है। वर्टिकल लाइन का मतलब है कि बैकवर्ड साइड में रखना है, तो या तो ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो। अगर यहाँ कहीं होता तो आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ती, ठीक है। तो आपने देखा कि ओ के बाद सी यहाँ पर आ रहा है, तो आपका ये आपका रेक्टेस हो गया। यहाँ पर देखेंगे आप ओ के बाद इधर आ रहा है, ये आपका सेंसर हो गया, ठीक है। इस पे आ जाइए, ये वाला बताइए देख करके, डी वाला खुद से बताओ समझ करके। क्या आया? फर्स्ट में और NH2 होगा। आएगी। आर होगा, प्रायोरिटी आपने किसको दी? यहाँ पर कार्बन, NH कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन को देंगे, नाइट्रोजन का वेट ज्यादा होता है ना, 7 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 6 होता है। नाइट्रोजन ज्यादा भारी है, 1 नंबर दे दिया हमने। एटॉमिक वेट देखते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन ज्यादा भारी है, इसको 1 नंबरिंग दे दी। अब ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, मगर ये क्या है, साइक्लिक कार्बन है, इसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। और ये आपका एलिफैटिक है, इसको कम प्रायोरिटी देंगे। तो 1 के बाद 2 ये आ गया, ठीक है। और ये आपका लीस्ट प्रायोरिटी वाली 3 हो गया, लीस्ट प्रायोरिटी वाला ऊपर है तो ठीक है, हमें कुछ नहीं करना। 1 के बाद 2 ऐसे आ रहा है, आपका रेक्टस हो गया। ये 1 के बाद 2 यहाँ आ रहा है, ये आपका सेंसर हो गया, ठीक है। इसमें बताइए। R मैम। मैम पहले NH2 फिर COOH। 1 के बाद 2, और लीस्ट प्रायोरिटी वाला आपको ऊपर है ना, तो ये बात जरूर देखना कि लीस्ट प्रायोरिटी वाला ऊपर या नीचे है कि नहीं है। ये आपने चेंज ऐसे कर दिया, आपका रेक्टस हो गया, सेंसर हो गया, ठीक। एक एग्जाम्पल और ये चीजों को देखते हैं। स्क्रीन शेयर करें, देखिए। स्क्रीन शेयर हो रहा है बच्चों? बच्चों स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस मैम। यस मैम। अब है ना, अब ये वाला कंपाउंड देखिए आप लोग, ठीक है। बाकी भी मत देखो, सिर्फ इतना सा
एस होगा। Students, am I audible? Yes, ma'am. Now audible. ये मेरी मेरे ख्याल से यहाँ से नेट चला गया था। मैं तो एक्सप्लेन कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कब नेट चला गया। कहाँ पर थे हम लोग? मैम एग्जाम्पल बता रही थी वो दूसरे पीडीएफ से। अच्छा, तो वो एग्जाम्पल पूरा हो गया था, समझ में आ गया था नो पूरा? मैम, अभी No, अभी ma'am. स्टार्ट की थी आप। HOH, CHO and CS2OH. अच्छा अच्छा, वहां पर रुको, फिर हम स्क्रीन शेयर करते हैं मोबाइल से। फिर यहाँ का तो नेट चला गया, रुको जरा। फिर अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है बच्चों, स्क्रीन शेयर हो रहा Yes, है? ma'am. Yes, ma'am.
ये इस कंपाउंड की हम बात कर रहे थे। ये कंपाउंड दिख रहा है जिसमें कार्बन के ऊपर CHO है और OH है, CH2OH है और हाइड्रोजन है। स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? ऑडिबल? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Yeah. मेरी वॉइस आ रही है ना, तो रिस्पॉन्स से तुम लोग दे रहे थे। कहाँ चला गया फिर से? दिख रहा है? कोई ब्लड टेस्ट तो नहीं? इमेज ठीक है? नहीं, नहीं आ रहा, नहीं चला गया। मैम शो हो रहा है, हो रहा है, क्या हुआ बच्चों? हो रहा है मैम, शो हो रहा है। शो हो रहा है ना? अब इसमें आपने नंबरिंग करी, 1 2 3 4 नंबरिंग आपने करी, तो आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नंबर 1 दिया है ना। और फिर आपने एल्डिहाइड ग्रुप में क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, जबकि CH2OH में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए आपने CHO को सेकंड प्रायोरिटी दी और CH2OH को थर्ड प्रायोरिटी दी और फोर्थ प्रायोरिटी किसको दी? आपने हाइड्रोजन को दी। ठीक। अब मैंने क्या बताया है कि लीस्ट प्रायोरिटी वाला या तो सबसे ऊपर होना चाहिए या फिर सबसे नीचे होना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ तो क्या कहाँ पर है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंज करने पर क्या करोगे, ये थर्ड फोर्थ पोजीशन को आपस में चेंज करोगे ताकि हाइड्रोजन सबसे नीचे आ जाए, और ये फर्स्ट इंटरचेंज कहलाएगा। और सेकेंड इंटरचेंज में हम लोग 1 और 2 वाले को भी आपस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इंटरचेंज में क्या हुआ, ये CH2OH लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया और H नीचे आ गया। ठीक है, सिर्फ इतना हुआ। तो सेकेंड इंटरचेंज में क्या करेंगे हम लोग, CHO और OH को भी फिर चेंज करेंगे। ठीक है, उसको भी चेंज कर दिया। तो अब देखो 1 सबसे ऊपर चला गया है, 2 राइट हैंड साइड पे चला गया है, 3 लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया और 4 सबसे नीचे चला गया। अब आप ये देखिए 1 के बाद 2 किधर की तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड पे जा रहा है, उसको बोलेंगे रेक्टस R। समझ में आया? यस मैम। अब दूसरा इसी में अगर मैंने कहा ना कि हाँ जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला है या तो सबसे नीचे ले जाओ या सबसे ऊपर ले जाओ। दूसरे एग्जांपल में देखिए हम लोग चेंज करेंगे, लीस्ट प्रायोरिटी वाले को हम सबसे अगर ऊपर ले जाएं, दोनों तरीके से मैम कर सकते हैं। हाँ बोलिए। मैम ये बोलिए। रोटेशन करना जरूरी है? रोटेशन करना इसलिए जरूरी है, एक मिनट जरा यहाँ पर नेट देख लूँ, आ गया नेट, जस्ट मिनट बच्चों, नेट यहाँ पर आ गया शायद। स्टूडेंट्स मेरी वॉइस आ रही है अभी? Yeah, ma'am. यस मैम। अब वापस इसे देखो। अब आप ये जो पूछ रहे हैं कि इंटरचेंज करना जरूरी है, तो मैंने क्या बोला कि लीस्ट रूल क्या कहता है, स्किप रूल क्या कहता है कि लीस्ट प्रायोरिटी वाले को या तो हम सबसे ऊपर ले जाएं या फिर सबसे नीचे ले जाएं। सबसे ऊपर या सबसे नीचे लाने का मतलब ये है कि उसको हम वर्टिकल लाइन में ले आए, और वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, मतलब वो बैक साइड पर है। मतलब कि हमको लीस्ट प्रायोरिटी वाले को बैक साइड पर रखना है, या तो हम सबसे नीचे रख लें वर्टिकल लाइन में या सबसे ऊपर रख लें वर्टिकल लाइन में। तो अब देखो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे इससे पहले, जैसे ये एग्जांपल दिए थे, इसमें लीस्ट प्रायोरिटी वाला देखो सबसे ऊपर था या सबसे नीचे था, तो हमें कोई चेंजेस नहीं करने पड़े थे, हमने इजीली कर दिया था। मगर अब यही एग्जांपल मैं तुम लोगों को दोबारा दे रही हूँ कि अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला जो है जिसको आपने 4 नंबर दिया है, अगर वो सबसे ऊपर या सबसे नीचे अगर नहीं है तो उस केस में आप क्या करोगे? ठीक है, तो उस केस में आपको
इंटरचेंज करने पड़ेंगे और 2 बार इंटरचेंज होंगे। बहुत ध्यान से देखो, आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो अब आप क्या करोगे, तो नीचे लेकर आना है, तो आपने इन दोनों को आपस में चेंज करना पड़ेगा। नीचे लाना है ना, इधर लाना है, तो इसको आपस में चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करोगे तो फिर आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंटरचेंज में क्या हो जाएगा, CH2OH ऊपर चला गया और H यहाँ नीचे आ गया। देखो H नीचे आ गया। तो सेकेंड इंटरचेंज में क्या करोगे, इनको भी आपस में चेंज करना पड़ेगा। तो आपने इनको चेंज किया तो फिर आप इनको भी चेंज करिए। सेकेंड इंटरचेंज में आपने इनको भी चेंज कर दिया आपस में। तो अब फाइनल पोजीशन पर क्या हो गया, हाइड्रोजन नीचे आ गया है, ऑक्सीजन सबसे ऊपर आ गया है, CHO यहाँ आ गया, CH2OH यहाँ आ गया। अब आप देखिए कि 1 के बाद 2 किधर की तरफ जा रहा है। ये 1 नंबरिंग था, ये 2 था। 1 के बाद 2 किधर की तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड पर जा रहा है, इसलिए आपने R बोल दिया। और सपोज इफ यू वांट टू put this least priority group on the upper end, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ अगर आप रखना है, यहाँ पर इस अपर एंड में अगर आप रखना चाहते हो, मैंने कहा ना, या तो सबसे नीचे रखो या फिर सबसे ऊपर रखो। तो आप बोलोगे मैं सबसे ऊपर रखना चाहता हूँ, तो ऊपर रख सकते हो। तो आपको इनको आपस में चेंज करना पड़ेगा। आपने इसको आपस में चेंज करा तो CH3 यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, ठीक है। मगर सेकेंड इंटरचेंज में आप इनको आपस में चेंज करोगे, इनको भी आपने चेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अब आप फाइनल पोजीशन पर देखोगी आपका 1 कहाँ है, 2 कहाँ है। 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आया, 4 यहाँ आ गया। तो 1 के बाद 2 किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, क्योंकि आपको क्या हो गया, S हो गया, ठीक है। 1 के बाद सीधे 2 देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पर मैं बता रही हूँ। लीस्ट प्रायोरिटी वाले को आपको बैकवर्ड साइड पर रखना है। बैकवर्ड साइड का मतलब ये हो गया, वर्टिकल लाइन में रखना है। वर्टिकल लाइन में रखने के लिए आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इंटरचेंज करने पड़ेंगे। हाँ बोलिए मैम। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में CH2 CH3 सेकंड प्रायोरिटी होगा ना? किसमें, इस वाले में? यस मैम। ये 1 है, ये कार्बन है, CH3 को 2 सेकंड प्रायोरिटी पर रखा हुआ है। CH2 हाँ, इधर इसको होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, सही बात है। ये रॉन्ग है यहाँ पर, तो आप लोग उसको फिर सही कर लो। ये 1 होगा और फिर ये आपका 2 ये होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया कि CH2 और CH3 है ना, और फिर ये CH3, ठीक है। कार्बन के बगल कार्बन, हाँ बोलो। मैम हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर बिना रोटेशन के अगर आंसर आ जा रहा है तो रोटेशन करना जरूरी है? रोटेशन करना जरूरी है। रोटेशन नहीं करोगे, आप सारे रूल्स फॉलो नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आंसर आपका गलत आएगा ही आएगा। अभी ये हो सकता है कि यही मैम हम अपने मेथड से आंसर ला रहे थे, तो ये हमको गलत दिखा, तो हम आपको मतलब ये ऑब्जेक्ट किए। मैम एक ये रूल था कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल है तो मैम क्लॉकवाइज रोटेशन S देता है और एंटी क्लॉकवाइज R दे रहा है। तो हम इस मेथड से आंसर दोनों आ जा रहा है। यस मैम, आंसर भी आ रहा है। मैम इतना चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है, 2 बार चेंज करेंगे इसमें हम गलत हो जाएगा तो और दिक्कत है। देखो, अभी वही मैंने कहा ना कि अभी हो सकता है कि यहाँ तुम्हारा आंसर वही सेम आ रहा हो, है ना। अभी आगे और एग्जांपल्स करोगे तो आपका आंसर हो सकता है कि गलत हो जाए। तो क्यों रिस्क लो भाई, जो एक रूल के अकॉर्डिंगली काम करो ना, स्टेप बाय स्टेप। रूल्स क्या करें, इसीलिए तो मैंने तुम लोग को सारे रूल्स यहाँ पर दिखा भी दिए। फर्स्ट रूल तो ये कहता है कि आप सबसे पहले तो आप खुद को प्रायोरिटी दे दीजिए। तो सेकेंड रूल ये कहता है कि लीस्ट प्रायोरिटी वाले को आप या तो ऊपर रखिए या फिर नीचे रखिए। उसके बाद आप फिर आपको इंटरचेंज करने की जरूरत हो तो करिए, नहीं करने की जरूरत तो ना करिए। उसके बाद 1 के बाद 2 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सिप रूल, अकॉर्डिंग टू कैन इन्वॉल्व सिस्टम, रूल यही कहता है। आपने आंसर निकाल दिया, वो बात अलग है कि आंसर तो कैसे भी निकल सकता है। तो जो रूल्स कहते हैं वो यही कहते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिए एग्जाम में भी, अगर एग्जाम में आपने सीधे डायरेक्टली आंसर लिख दिया तो एग्जामिनर ये सोचेंगे कि आपने हो सकता है कि कहीं से पूछ के लिख दिया होगा। तो आपको सही सारा करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में भी, इस तरीके से। अब आपको एग्जाम में MCQ आ रहा है तो बात अलग है, अदरवाइज अगर शॉर्ट में आंसर आ रहा है तो आपको सारे स्टेप दिखाने ही पड़ेंगे। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। हो सकता है कि आपका आंसर सही निकल रहा हो, मगर कभी हो सकता है गलत भी निकल आए। और अगर आप नहीं दिखाओगे तो एग्जामिनर को भी समझ में नहीं आएगा ना कि आपने सारे रूल्स फॉलो करे या नहीं करे। चलो यहाँ पे तब सही कर लेना कि प्रायोरिटी आप किसको दोगे, इसको दोगे, प्रायोरिटी 2 ये है, 3 ये है।
तो यहाँ का मतलब ये हो गया कि 1 के बाद ये 1 है और 2। तो यहाँ तो ये ठीक दे रहे हैं ना, CH2 CH3 को दे रहे हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ यही मिसप्रिंट हुआ है बच्चों। यस मैम, केवल वही है। तो यहाँ तो ठीक है, ये कि 1 है 2 है 3 है, बिल्कुल ठीक तो दे रखा है यहाँ पर, सिर्फ यही इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया मेरे ख्याल से। इनको सही कर लेना, बाकी सब ठीक है। अब जैसे ये है, इसको करना है तो ये इसमें कुछ चेंज नहीं करना, हाइड्रोजन नीचे लगा हुआ है ऊपर लगा हुआ है, तो कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, पता है ना। और हाँ, इसको बताइए बिना आंसर देखे, ये तो बहुत इजी है ना, ये तो कर ही लेंगे आप। 1 के बाद 2 कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये कौन सा? क्लॉकवाइज। हाँ, राइट हैंड साइड पर है, R हो गया। ये 1 के बाद 2 इधर जा रहा है, ये S है। ये 1 के बाद 2 इधर जा रहा है, S है। इसमें क्योंकि आपको लीस्ट प्रायोरिटी वाला ऊपर है, यहाँ पर नीचे है, इनको कोई चेंजेस नहीं करने, पर लेफ्ट एंड राइट पर है तो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको मैं एक नेक्स्ट टर्न पे और एग्जाम्पल दे दूंगी, वो आप करिएगा, ठीक है। इसे क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई डाउट? यस मैम। किसी को डाउट है? नो मैम। चलिए, students now send me the attendance. Okay class, have a nice day. God bless you. थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you, ma'am.